की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चैनलाइज की जा सकती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ही सिलेक्टिवली होनी चाहिए, विद वेरी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के साथ होनी चाहिए, विद अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। ये बहुत बेनिफिट देता है इस बच्चे को। और इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है। प्ले ग्राउंड में बच्चे को एक बॉल के साथ भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ साथ भागिए, फेंको, चलो 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 चलो, फेंको और फेंको, चलो अंदर गया, गोल। सो बच्चे का एक टारगेट होना चाहिए, मुझे क्या करना है। तो वो जो एक फोकस होता है उससे बहुत फर्क आता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बट इन अ मीनिंगफुल वे मुझे लगता है कि उसकी चीजों को चैनलाइज करने में हेल्पफुल रहेगी। दूसरा आपका सवाल था ग्लूटेन फ्री डाइट का हाइपर एक्टिविटी से कोई ताल्लुक है। ग्लूटेन फ्री हो, कैसीन फ्री हो, ये लैक्टोज फ्री हो, कोई भी इस तरीके की डाइट जिसको हम एलिमिनेटिंग डाइट्स बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब होनी चाहिए जब बच्चा उससे एलर्जिक हो। तो ज़्यादा जंपिंग करनी वो भी एक ही पार्ट है ऑटिज्म में। हाँ, ऑटिज्म के अंदर मैक्सिमम है बच्चों देखा गया कि जी एनर्जी है वो बाय डिफॉल्ट ज़्यादा है। हुण एनर्जी ज़्यादा है, अगर इसनूं असीं चैनलाइज नहीं करांगे तो निकलनी तो है। हुण चैनलाइज करने वास्ते कई बार मैं कहना कि तुसीं इस बच्चे नूं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पा लो ताकि चैनलाइज हो सके, सही दिशा ही एनर्जी निकले। हुण अगर बच्चा वैसे ही जंप करता रहेगा तो मीनिंगलैस है, ਉਹਦਾ नुकसान हो सकता है, ਉਹਦੀ कोई चोट लग सकती है, कुछ यही चीज़ अगर उसकी एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ इंटरस्ट ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ किसी स्पोर्ट्स की तरफ पा ਦਾਂਗੇ तो ਉਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा। सो एक चीज़ ज़्यादा है तो नुकसान करेगी, उसनों बैलेंस करने वास्ते मैनू उसनों कढ़ना पेगा। कढ़न वास्ते सब तो पहली चीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, दूसरा मिठा बंद, तीसरा उसकी थैरेपी प्रोटोकॉल स्टार्ट, चौथा अगर इस सब चीज़ों तो बावजूद भी नहीं हो पा रहा तो बच्चे दे मैडिसिन डॉक्टर के नाल कंसल्ट करके की जा सकती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाईलिंगुअल मल्टीलिंगुअल इस दे उत्ते डिस्क्रिपेंसी है, कंट्रोवर्सी है। कई कहते हैं कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है और बहुत सारी रिसर्चिज ने वो कहंदियां कि इस दे नाल बल्कि उसका कॉग्निटिव डिवेलपमेंट होता है। सो ये दोनों पार्ट चल रहे हैं, दोनों थ्योरीज चल रही ने। मेरे वास्ते यह ज़रूरी है ऑटिज्म के अंदर अगर बच्चा छोटा है तो वो बोलना सीखे, भाषा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर मैं बार बार समझा रहा कि हिंदी च मान लो मेरे टीचर गल कर रहे हैं कि मान लो अच्छा कटोरी इधर लाओ, अच्छा कटोरी इधर लाओ, अच्छा कटोरी इधर लाओ, और घर तुम 3-4-5 बारी बोल दिता कोली चक के लिया, कोली चक के लिया, कोली चक के लिया। थोड़े टाइम बाद असीं देखने कि बच्चे नूं दोनों चीज़ां समझ आ गई, उसनूं धीरे धीरे इत्थे एक सर्किट बन गया, कोली ही कटोरी है, लेकर आओ और चक्को, यह एक ही चीज़ है। सो उत्थे की होया, बल्कि मेरे ब्रेन के अंदर एक होर सर्किट बन गया। इसनूं असीं कहने कॉग्निटिव डिवेलपमेंट, यानी कि बच्चा चीज़ों को जनरलाइज करना सीखता है, कनैक्शन बिठाना सीखता है। और वैसे भी चलो एक बड़ी अच्छी गल है, हिंदी और पंजाबी कोई बहुत डिफरेंसिस नहीं है ने। और सब तो वड्डी गल है कि इंग्लिश साडे च भी एक बहुत अच्छा साडा एक शुकराना ही है कि साडी लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश ऑटोमैटिकली नॉर्मल हो गई है। ट्रेन और सिखाना की होंदा है, एप्पल बॉल कार सब तो पहले सिखाई दी है, वो असी आम भाषा के अंदर भी बॉल चुक के लिया, कार च जाना है। सो स्टार्टिंग के लैवल पर मैनू लगता है कि लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही। स्टार्टिंग के लैवल पर मैनू लग रहा है कि स्पीच आ जाए, कॉम्प्रीहेंशन आ जाए और वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस नू फॉलो करना शुरू करते। सो फिर वर्बल के नाल नॉन वर्बल भी होंदा है कि दरवाजा बंद करके आ, दरवाजा बंद करके आ, दरवाजा बंद करके आ। दरवाजे नू भी धीरे धीरे वो समझन लग जाता है कि दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे। सो ये बड़ा इंटरस्टिंग एक फैक्ट है। स्टार्टिंग दी एज के अंदर जो बच्चा अजे बोलना प्रॉपर सीख ही नहीं रहा, लैंग्वेज डजेंट मैटर। मैनू ये लगता है कि बाकी बेसिक चीज़ों पर जो काम करने हैं, और कुछ स्टडीज़ इसनूं सपोर्ट करने वास्ते हैगियां ने कि इस दे नाल कॉग्निटिव डिवेलपमेंट होता है। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, अच्छा है, इसनूं समझना है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है। सो चलन दो, मेरे हिसाब नाल मेरा ओपीनियन है कि बेसिक चीज़ों तक चलन दो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों चलन दो। एक सर ये कि बच्चे नूं छोटे बच्चे नूं कितना जज कर सकते कि इहनूं ऑटिज्म भी है? ओके, तो 2 साल के बच्चे कुछ नहीं है। सब तो पहले वैसे तो यह जी चीज़ हैगी है पता ही तकरीबन 1.5 साल की उम्र तो बाद पता चलती है, लेकिन कुछ रैड फ्लैग्स होंगे ने। रैड फ्लैग सब तो पहला रैड फ्लैग है कि अपने नाम नूं बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, या सोशल स्माइल बच्चा ज़्यादा नहीं दे रहा, या 1 साल के होने तो बाद भी उंगली का पॉइंटिंग नहीं कर रहा, इस तरीके की आई कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं कर रहा, अपने आप ज़्यादा रह रहा है।
सो थोड़े जे रेड फ्लैग्स ने, हालांकि ये सारे रेड फ्लैग्स ने एज नाल कोई डरन की लोड़ नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये 3-4 पॉइंट होंदे ही बच्चे को ऑटिज्म मान लिया जाएगा। देखा जाएगा कई बच्चों को लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे इशूज़ ने। सो उन्होंने जिवें ही काम करने वो कई बच्चे आउट ऑफ स्पैक्ट्रम बड़ी जल्दी हो जाते हैं सब चीज़ों तो। बट ए मेजर रेड फ्लैग्स ने इस कॉपी के मेरे ख्याल बैक साइड पर मैं वो लिस्ट बनाई है, नहीं सेंटर पेज के अंदर यह है स्क्रीनिंग चैकलिस्ट 15 पॉइंट ने। यह 15 पॉइंट चो 3-4 पॉइंट सेंटर जो खोलोगे सेंटर कॉपी उस लास्ट पेज है। सो रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म है, किसी भी बच्चे को अड़ोस पड़ोस भी होए, तुसी जनरल गल भी करो या ऑब्जर्व करना चाहो, यह 15 पॉइंट ने। यह 15 चो 3-4-5 पॉइंट किसी भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट्स एक पैटर्न नज़र आने लग गए हैं वेरी स्टार्टिंग एज से, तो फिर सानू किसी प्रोफैशनल को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे करके मैं चीज़ां लिटरेचर सब तो देना कि तुसी इस चीज़ तो थोड़ा अवेयर हो जाओ। सर जैसे भी आपने एक्टिविटीज कहा कि मतलब बच्चे को इंटरेस्ट करना चाहिए, उसकी हर एक्टिविटी कम होगी, तो थोड़ा सा आइडिया कि कौन सा बेस्ट रहेगा, एक ये था क्वेश्चन। दूसरा कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है कि उससे हाइपर एक्टिविटी कम होती है जब बच्चे को शुरू करेंगे? ओके, पहला सवाल आपका है कि एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। सिंपल चीज़ है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चैनलाइज की जा सकती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए और आपके आसपास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको देखते हुए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई हैं, जिसमें एक है साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 3 चीज़ों में पूरी बॉडी की रिदमिक मूवमेंट होती है। स्विमिंग में भी, साइकिलिंग में भी पोस्चरल वाइज एक ही तरह की मूवमेंट रिदमिक वे में हो रही है, और स्केटिंग में भी। सो ये 3 चीज़ें बड़ी अच्छी मानी गई हैं, लेकिन ये अगर तीनों की तीनों एकेडमी में हो, यानी कि किसी के कोच के अंडर हो, ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि हमारे स्पेशल नीड बच्चे कई बार चीज़ों को नहीं बता पा रहे हैं, तो वो प्रॉपर सुपरविजन में हो। और दूसरा विद द सेंस ऑफ कंपटीशन हो। सेंस ऑफ कंपटीशन मतलब धीरे धीरे बच्चे का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ये तो ऑब्वियस है। सो सेंस ऑफ कंपटीशन का मतलब चलो इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। और दूसरा क्या है कि जब बच्चा इनको एज ए रिक्रिएशन करता है तो वो तो टाइम पास कर रहा है, वो तो ये एनर्जी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा चैनलाइज होती है। लेकिन बच्चा जब फोकस होकर एक एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के सेंस से करना शुरू कर देता है, तो फिर ब्रेन में अलग तरीके के न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं, जो कि ज़्यादा मोटिवेट करेंगे बच्चे को, ज़्यादा ब्रेन को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ही सिलेक्टिवली होनी चाहिए, विद वेरी मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के साथ होनी चाहिए, विद अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। ये बहुत बेनिफिट देता है इस बच्चे को। और इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, जैसे आप कह रहे हो कि फुटबॉल ही खिलानी है, तो बच्चे को बॉल के पैर मारते उसको सिखा दो कि गोल है, उसके अंदर लेकर जाना है, साथ भागो उसके। लेकिन जस्ट बॉल दे दोगे और वो ग्राउंड में बैठ के कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ये तो रिक्रिएशनल है, ये नहीं मुझे लगता कि सिस्टम नहीं है। मैंने ये देखा है कि अगर आप प्ले ग्राउंड में बच्चे को एक बॉल के साथ भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ भागिए, फेंको, चलो फेंको और फेंको, चलो अंदर गया, गोल। सो बच्चे का एक टारगेट होना चाहिए, मुझे क्या करना है, तो वो जो एक फोकस होता है उससे बहुत फर्क आता है। तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बट इन अ मीनिंगफुल वे मुझे लगता है कि उसकी चीज़ों को चैनलाइज करने में हेल्पफुल रहेगी। दूसरा आपका सवाल था ग्लूटेन फ्री डाइट का हाइपर एक्टिविटी से कोई ताल्लुक है। देखिए, हालांकि प्रोफेशनली मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हो सकता है पीडियाट्रिशियन कुछ इसमें आपकी बेहतर गाइड कर पाएँ, कुछ डाइटिशियन इसमें आपको बेहतर गाइड कर पाएँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ आती है, ग्लूटेन फ्री हो, कैसीन फ्री हो, ये लैक्टोज फ्री हो, कोई भी इस तरीके की डाइट्स जिसको हम एलिमिनेटिंग डाइट्स बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब होनी चाहिए जब बच्चा उससे एलर्जिक हो। तो अगर बच्चे को लैक्टोज यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ एलर्जी है तो डॉक्टर की सलाह से रोकिए। अगर उसको कोई व्हीट एलर्जी है तो रोकिए। हमारे बच्चे वैसे ही इतने सिलेक्टिव ईटर हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें खाते हैं, उसमें से भी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो बंद कर दो, तो फिर देखना क्या है वो तो बताओ। सो एलिमिनेटिंग डाइट की सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब हमें आधा पार्ट तो पता है, नहीं जी ग्लूटेन से तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट करनी होती है, अब ग्लूटेन फ्री कर दी, लेकिन जो उससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी न्यूट्रिएंट्स, वो अब किससे दे रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सो इसके लिए कभी भी
जस्ट फैंसी वर्ड्स पे नहीं जाना। GF CF डाइट्स बहुत कॉमनली मेरे को ये वर्ड सुनने में मिलता है, ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डाइटिशियन से और पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही करें। जस्ट ऐसा नहीं है, जिसको एलर्जी है, जिसको रिएक्शन होता है, उसको बंद करना है। अगर ग्लूटेन फ्री से आपका वर्ड था सिर्फ हाइपर एक्टिविटी, तो जो मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि जो मीठा है वो हाइपर एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है। मीठा मतलब हाई कैलोरी, सिंपल सी बात है। अब चिप्स के पैकेट भी हाई कैलोरी कंटेंट है, तो उनको भी रोकना है। चिप्स नमकीन है फिर भी रोकने हैं, क्योंकि उससे भी कैलोरी बढ़ रही है, कैलोरी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, विद लॉजिक, विद सम रैशनल। आप फैसला लीजिए, डिस्कस कीजिए प्रोफेशनल्स के साथ, और तब ये डाइट्स वगैरह बंद कीजिए। हर बच्चे को, मुझे नहीं लगता कि सारी डाइट्स बंद कर देने का कोई तुक है। जी, और कोई सवाल आपका? जी ज़रूर। हाँ जी जी। हाँ हाँ, ये समझने के लिए बड़ा अच्छा सवाल है। हाइपर एक्टिव, एक चीज़ समझिएगा, जैसे अगर एक एडल्ट पर्सन के शरीर का जो वजन है ना वो 70 किलो है अप्रॉक्सीमेटली सपोज, तो जो ब्रेन का वेट है वो कहते हैं कि इसका 2% है। यानी कि अगर न्यूरोलॉजिकली अगर मैं समझूं तो इसका मतलब मेरे शरीर का वजन अगर 70 किलो है तो मेरे ब्रेन का जो वजन है वो तकरीबन 1.5 किलो है। अब समझना ये है कि ये पूरा का पूरा 70 किलो कंट्रोल सिर्फ 1.5 किलो से ही हो रहा है। हर चीज सिर्फ और सिर्फ यहां से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यहां से। मतलब क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं तो हम लोग ब्रेन एंड माइंड के साथ ही सारा खेलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ सोचते हैं। हमने हमेशा यही कहा है, सिर्फ इस 1.5 किलो को संभाल लो, बाकी सब ठीक है। ये जितने केमिकल, मैं कहता हूं थायराइड की प्रॉब्लम कहां होती है? थायराइड का हार्मोन कौन सा होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन कहां से हो गया? ये वाले हार्मोन से। वो पार्किंसंस हो गया, वो डोपामीन और वो रिलीज हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? वो भी यहां से। जो मर्जी डिसऑर्डर ले लो, जो मर्जी बीमारी ले लो, जहां हार्मोन की बात आ रही है, कंट्रोल कहां से हो रहा है? सिर्फ यहीं से। सो हाइपर एक्टिविटी भी शरीर में जो आ रही है वो आ कहां से रही है? यहां से। प्रोडक्शन हाउस तो यही है। अब हाइपर एक्टिविटी में दोनों तीनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं। शरीर भी ज्यादा चल रहा है, अगर जो बच्चे स्पीच कर रहे हैं या दूसरे जो बड़े हैं उनकी जबान भी ज्यादा चल रही है, उनके थॉट्स भी ज्यादा चल रहे हैं, मतलब सोच भी ज्यादा, बोल भी ज्यादा, शरीर भी ज्यादा। हो कहां से रहा है? सिर्फ यहीं से हो रहा है। तो 100% सिर्फ यहीं से है सब कुछ।